यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूँ सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो बिजनेस फाइनेंस का टॉपिक है कॉमर्स में, और जो हमारा मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 5 है उसके अंदर जो हमारा एक टॉपिक है डिविडेंड एनालिसिस या डिविडेंड डिसीजन थ्योरी, तो उसको आज की क्लास में हम लोग जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करेंगे डिविडेंड का। तो डिविडेंड की थ्योरी एंड पॉलिसीज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें टोटल मिला के हम 3 लेक्चर जो है वो लगाने वाले हैं। आज के लेक्चर के अंदर पूरा का पूरा बेसिक जो है वो डिविडेंड का वो हम समझेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिविडेंड की रेलेवेंट अप्रोच, और उससे अगले लेक्चर में डिविडेंड की इररेलेवेंट अप्रोच एंड सम एक्स्ट्रा टॉपिक, जिसके अंदर डिविडेंड असिमेट्री, डिविडेंड सिग्नलिंग, इंफॉर्मेशन सिग्नलिंग, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है या आपके टाइप ऑफ डिविडेंड हो गया, वो सब हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग जो है वो पढ़ेंगे बेसिक अप्रोच के बारे में कि भाई ये जो डिविडेंड पॉलिसी हमारी होती है तो ये कैसे फ्रेम की जाती है। ठीक है, अब डिविडेंड की पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए पहले अपने को जो है वो बेसिक अप्रोच समझना पड़ेगा कि भाई डिविडेंड क्या होता है, ठीक है ना, और डिविडेंड कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फाइनल डिविडेंड क्या है, इंटरिम डिविडेंड जो है वो क्या होता है, प्रोपोज डिविडेंड जो है वो क्या होता है, स्टॉक डिविडेंड क्या होता है, कैश डिविडेंड क्या होता है, ठीक है ना। तो ये सब कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग जो है वो आज की क्लास में चर्चा करेंगे। ओके जी सर। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करवा देता हूं। अगर आप लोग भी अपकमिंग जून 2022 या दिसंबर 2022 में जो एंटी नेट का पेपर होना है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको बताना चाहूंगा, उसके लिए हम लोग ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। जो हमारा ऑनलाइन बैच है उसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे पेपर नंबर 1 प्लस में पेपर नंबर 2 कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट। सेपरेट बैचेस है हमारे, कॉमर्स के अलग है, मैनेजमेंट के अलग है। तो अगर आप कॉमर्स से बिलोंग करते हैं, आपका 08 कोड है, तो उसके लिए हमारा सेपरेट बैच है। और अगर आप मैनेजमेंट से बिलोंग करते हैं, मतलब आपका कोड 17 है मैनेजमेंट का, तो उसके लिए हमारा जो है वो एक सेपरेट बैच हम लोगों ने जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। तो आपको वो प्रॉपर बैचेस है मिलेंगे। हम जो आपको कोचिंग प्रोवाइड करवाएंगे, हमारी कोचिंग में आपको आपके घर पे बैठे बैठे जो है वो मिलेगा सारे के सारे वीडियो लेक्चर लाइक दिस, जैसे ये वीडियो लेक्चर है, इसी तरीके से हर यूनिट के हर चैप्टर के सारे वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे आपके घर पे बैठे बैठे। हमारी मोबाइल ऐप है M Smart Academy, उसके ऊपर प्लस में आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं बिजनेस फाइनेंस, तो इसकी ये बुक है। इस तरीके से आपको जो है वो सारी की सारी किताबें जो है वो मिलेंगी। हार्ड कॉपी के अंदर हमने जो है वो करंट बुक्स जो है वो हम लोगों ने बनाई हुई है, तो ये सब किताबें जो है वो आपको मिलेंगी, आपके होम एड्रेस के ऊपर आएंगी। प्लस में रिवीजन के लिए रिवीजन की वीडियो और प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस के MCQ। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल अमाउंट के अंदर हम लोग जो है वो कोर्सेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। द बेसिक आइडियोलॉजीज कि सभी बच्चे जो है वो बेस्ट से बेस्ट जो है वो सर्विसेज जो है वो गेन कर सके मिनिमम प्राइस के ऊपर। तो उसी एजेंडा के ऊपर हम लोग जो है वो वर्क कर रहे हैं। अभी सारी किताबें 20 किताबें आपको मिलने वाली हैं इस प्राइस के अंदर, ठीक है ना। तो अगर आप इंटरेस्टेड, नीचे नंबर दिया हुआ है, इस पे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कीजिए, ठीक है। और अगर कोर्स बाय करना चाहते हैं तो कीजिएगा। ओके जी सर, चलो अब हम शुरुआत करते हैं। देखो ये डिविडेंड की अगर हम बात करते हैं, डिविडेंड क्या है, अगर हम डिविडेंड की बात करते हैं, देखो जी, अगर हम डिविडेंड की बात करें तो हम बेसिकली तो ये बोलते हैं डिविडेंड बेसिकली क्या है, अर्निंग का वो पोर्शन जो शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिविडेंड। बट यहाँ पे डिविडेंड देखो आपको मालूम है डिविडेंड 2 तरह का है। एक तो आपका एक तो प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड हो गया, मतलब जो कंपनी की इक्विटी है, ठीक है, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को भी डिविडेंड दिया जाता है, बट यहाँ पे हम उस डिविडेंड की बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वो जो डिविडेंड जो प्रेफरेंस वालों को दिया जाता है वो एक उनकी क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी होती है, ठीक है, मतलब कंपनी की कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है। जैसे जो भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसके आगे लिखा होता है लाइक 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब इसका मतलब कि इस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे 15% की रेट से जो है वो क्या डिविडेंड का जो है वो पेमेंट किया जाएगा। तो ये 15% जो है ये क्या, ये कूपन रेट है, और ये एडवांस के अंदर जो है वो क्या होता है, डिसाइड कर लिया जाता है। बट ऐसा कुछ भी इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता है। तो इक्विटी वालों के ऊपर जो है वो कोई स्पेसिफिक अमाउंट से डिविडेंड जो है वो कंपनी हर साल पे करेगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये जो चैप्टर नंबर 8 है जिसमें डिविडेंड की थ्योरीज की बात करेंगे, तो इसके अंदर स्पेसिफिकली हम लोग ओनली इक्विटी के डिविडेंड को ही जो है वो कवर करने वाले हैं। ओके हाँ जी। अब डिविडेंड का डिक्लेरेशन कैसे होता है, पहली बात तो डिविडेंड क्या है, तो अर्निंग फॉर इक्विटी की बात कर रहा हूं। अर्निंग फॉर इक्विटी कैसे बनती है, थोड़ा सा ये दिखा दूं एक बार मैं आपको। देखो ये प्रॉफिटेबिलिटी टेबल बनती है हमारी। सबसे पहले सेल में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, ऑपरेटिंग वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो आएगा जी आपका कंट्रीब्यूशन में से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट को। ये कौन सी फिक्स कॉस्ट है, ये है आपकी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट।
बिजनेस की, लाइक आपका रेंट हो गया, लाइक आपका फिक्स इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ये सब करने के बाद जो आएगा वो होगा ईबीआईटी। ईबीआईटी बोल दो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, माइनस करेंगे इंटरेस्ट को तो आएगा ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। ये इंटरेस्ट जा रहा है लाइक आपके बैंक वालों को, या इंटरेस्ट जा रहा है आपके किसको, डिबेंचर वाले को, ठीक है। फिर जो अर्निंग बिफोर टैक्स है इसमें से माइनस करेंगे टैक्स, ये टैक्स जो है वो जा रहा है किसको, गवर्नमेंट को। करने के बाद जो बचेगा वो बचेगा ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। इस अर्निंग आफ्टर टैक्स में से माइनस करेंगे प्रेफरेंस का डिविडेंड, जो जाएगा किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो बाकी जो बचेगा ना उसको बोलते हैं अर्निंग फॉर इक्विटी। और ये जो आपकी अर्निंग फॉर इक्विटी होती है ये इक्विटी वालों के लिए अर्निंग है। इसको जब मैं डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ शेयर से, ठीक है, टोटल अर्निंग एग्जांपल के तौर पे मान लो है 1 लाख रुपीस, ओके, और जो नंबर ऑफ शेयर है वो है आपके 10,000, तो आपका जो ईपीएस आएगा अर्निंग पर शेयर वो आगे रुपीस कितना, 10 रुपया। अब ये 10 रुपए में से कितना पोर्शन कंपनी अपने पास रखेगी और कितना पोर्शन आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगी शेयर होल्डर को, वो डिपेंड करता है 2 रेशियो के ऊपर। उन 2 रेशियो को बोलते हैं हम लोग क्या, डीपी रेशियो, रिटेंशन रेशियो, ठीक है। ये अर्निंग पर शेयर को हम लोग जो है वो 1 मानते हैं, तो यहां पे डीपी रेशियो प्लस में रिटेंशन रेशियो, इनका जो जोड़ होता है वो किसके बराबर होगा, 1 के। मतलब टोटल अर्निंग का एक पोर्शन अगर मान लो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है डिविडेंड के तौर पे, मान लो ये 0.6 है तो रिटेंशन कितना किया, 0.4। अगर ये 0.8 है तो रिटेंशन कितना किया, 0.2। और अगर ये 0.1 है तो रिटेंशन कितना किया, 0.9। इसका मतलब ये है जो आपका ईपीएस है उस ईपीएस के 2 टुकड़े किए जाते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं डीपीएस, जिसको अर्निंग पर शेयर को अगर मल्टीप्लाई करूंगा डीपी रेशियो से तो आएगा डिविडेंड पर शेयर, और अर्निंग पर शेयर को अगर मल्टीप्लाई करूंगा रिटेंशन रेशियो से तो आएगा क्या, रिटेन्ड ईपीएस। यहां तक ओके क्या जी सर। तो ये जो है ना ये डीपीएस, इसी को जनरली बोलते हैं हम लोग क्या, डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। तो डिविडेंड बेसिकली क्या है, डिविडेंड अर्निंग का वो पोर्शन जो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिविडेंड। तो अर्निंग का पोर्शन हो गया बेसिकली, अर्निंग का वो पोर्शन जो शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसको बोलते हैं डिविडेंड। तो इसका मतलब अर्निंग के 2 हिस्से बनते हैं, एक तो जो शेयर होल्डर को दे दिया डिविडेंड के तौर पे, और एक वो हिस्सा जो कंपनी अपने पास ही क्या करती है, रिटेन करती है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिटेन्ड ईपीएस, या उसी को बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। मतलब वो अर्निंग जो कंपनी ने क्या कर लिया अपने पास में, रिटेन्ड कर ली है। यहां तक ओके क्या, हाँ जी। अब कंपनी कैसे डिविडेंड का डिक्लेरेशन करती है, वैसे तो मैंने लीगल एस्पेक्ट के अंदर कंपनी लॉ के अंदर आपको समझा दिया, लेकिन एक बार मैं दोबारा आपको जो है समझाता हूं, एक बार सिंपल शब्दों में। आओ जी एक बार ध्यान दीजिएगा। देखो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है मान लो, ठीक है। आप लोगों को पता है कंपनी के अंदर पैसा लगाने वाला एक अलग ग्रुप होता है और कंपनी को चलाने वाला एक अलग ग्रुप है। कंपनी में पैसे लगाते हैं शेयर होल्डर, कंपनी को चलाने का काम जो है वो करता है बोर्ड, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये बात समझ में आती है, हाँ जी। तो मतलब कंपनी की मैनेजमेंट इज सेपरेट फ्रॉम देयर ओनरशिप, ओनरशिप अलग है, मैनेजमेंट अलग है, ठीक है। अब जो मैनेजमेंट है उसको किसने अपॉइंट किया, उसको जो है वो शेयर होल्डर ने अपॉइंट किया, ओके। और शेयर होल्डर ने बोला कि ठीक है ये कंपनी को चलाने का काम आप कीजिए, हम इसके मालिक रहेंगे बट कंपनी आप चलाइए। अब जो बोर्ड होता है ना, ये बोर्ड बेसिकली क्या करता है, कंपनी को रन करने का काम करता है, और हर साल कंपनी में इसने क्या कुछ किया, मतलब कंपनी की क्या परफॉर्मेंस रही उसके बारे में इंटीमेशन जो है वो शेयर होल्डर को दी जाती है। अब शेयर होल्डर को इंटीमेशन फोन करके नहीं दिया जाएगा, उनके लिए उनकी क्या करते हैं, मीटिंग बुलाई जाती है। उस मीटिंग को बोलते हैं हम लोग जनरल मीटिंग। मतलब शेयर होल्डर की जो मीटिंग होती है उसको जनरली क्या बोला जाता है, जनरल मीटिंग, ठीक है। और क्योंकि वो हर साल होती है तो इसलिए उसको बोला जाता है AGM, एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल मतलब साल में एक बार होने वाली। यहां तक ओके है क्या जी सर। देखो जब कभी भी कोई नई कंपनी बनती है तो उस नई कंपनी को जो है फर्स्ट AGM जो है वो करनी होती है अपने फाइनेंशियल ईयर, पहले फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 9 महीने में उसको फर्स्ट AGM करनी होती है। पहले एक सेचुरी मीटिंग का कॉन्सेप्ट था जो अब नई कंपनी 2013 के अंदर जो है एलिमिनेट कर दिया। तो अब सेचुरी मीटिंग का कोई भी जो है अपने यहां पे रोल नहीं है। तो पहली AGM एंड सब्सिक्वेंट AGM अब ये चलता है सिंपल सा। तो जब कभी भी कोई कंपनी फॉर्मेट होती है तो उस कंपनी का जब पहला फाइनेंशियल ईयर 31/3 को एंड होता है उसके 9 महीने के अंदर अंदर कंपनी को अपनी पहली AGM जो है वो करनी होती है, और उसके बाद की जो AGM होती है वो होंगी सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 6 महीने में। तो कंपनी, कोई भी कंपनी में एग्जांपल लेता हूं यहां पे ABC लिमिटेड का जो पहले से चलती आ रही है और उसका फाइनेंशियल ईयर था 21-22। तो फाइनेंशियल ईयर जो है वो क्या है 21-22। ये 21-22 फाइनेंशियल ईयर जो है वो एंड हुआ कब 31/3/2022 को। तो 31/3/2022 जो है वो आपकी क्या है, ये एंड डेट है ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 21-22 की। अब जब कंपनी का फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ उसके 6 महीने के अंदर कंपनी को जो है वो क्या करनी है, AGM करनी है, एनुअल जनरल मीटिंग करनी है। तो मैंने लिखा यहां पे 31 दिन से 6 महीने होंगे कब, 30 सितंबर। तो कंपनी को जो है वो 30 सितंबर तक
30 सितंबर 2022 तक कंपनी को जो है वो क्या करनी है, एजीएम को कंडक्ट करना है। अब जब एजीएम करते हैं तो पहले शेयर होल्डर को नोटिस दिया जाता है, तो 21 दिन का क्लियर नोटिस जो है उनको दिया जाएगा, 21 दिन पहले उनको बता दिया जाएगा। और नोटिस के अंदर वो क्या बताएंगे, डेट बताएंगे किस दिन होगी, टाइम बताएंगे किस टाइम होगी, और प्लेस बताएंगे किस प्लेस पर होगी। साथ में जब ये नोटिस दिया जाता है तो नोटिस के साथ में जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक कॉपी भी भेजी जाती है। अब ये जो 6 महीने का जो पीरियड है, और कंपनी जनरली लास्ट में जो है वो एजीएम करती है, तो इस पीरियड में कंपनी जो है वो बनाती है अपने क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बनाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके साथ मैंने एक बात ये कवर कर दी कि पहली एजीएम कब की जाती है, विद इन 9 मंथ में, और सब्सिक्वेंट एजीएम की जाती है हमेशा विद इन 6 मंथ में। ठीक है, इस 6 महीने के पीरियड में कंपनी ने जो है वो क्या रेडी कर लिए, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी कर लिए। ठीक है, अब कंपनी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी करती है उसके अंदर कंपनी जो है वो बनाती है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, जिसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। साथ में बनता है P&L अकाउंट के जस्ट बाद में जो है वो बनता है एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसको अब हम सरप्लस अकाउंट के नाम से पुकारते हैं। तो जो प्रॉफिट कंपनी का आया था, अब उस प्रॉफिट का बंटवारा किया जाएगा, उसका एप्रोप्रिएशन किया जाएगा। तो जब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है तो उसमें प्रॉफिट का कुछ हिस्सा तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है, कुछ हिस्सा इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड वालों को दिया जाता है, और कुछ हिस्सा इसमें इक्विटी शेयर होल्डर वालों को दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ द प्रोपोज्ड डिविडेंड। मतलब वो डिविडेंड जो कंपनी ने अभी क्या किया है, प्रोपोज किया है, मतलब प्रोपोजल दिया है कि हम ये चाह रहे हैं कि इस साल के एंड में जो है, या इस साल के लिए हम लोग इतना इतना डिविडेंड जो है वो हम आपको डिस्ट्रीब्यूट करने की सोच रहे हैं। तो कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे उसके अंदर एक कंपोनेंट होगा, डेट इज द सरप्लस अकाउंट, या उसको बोलते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसी अकाउंट के अंदर एक फिगर आपको जो है वो डेबिट साइड पे देखने को मिलेगा, डेट इज नोन एज द प्रोपोज्ड डिविडेंड। अब ये प्रोपोज्ड डिविडेंड क्या है, इतना डिविडेंड कंपनी ने क्या किया है, प्रोपोज किया, अभी पे नहीं किया, ये ओनली क्या किया, प्रोपोज किया कि हम लोग जो है वो एजीएम में इतना इसको फाइनल करेंगे। ठीक है जी, अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डेट, टाइम, प्लेस, ये सब शेयर होल्डर को पता चल गया। अब शेयर होल्डर जो है वो एजीएम के अंदर आएंगे और आके कुछ काम करेंगे। अब क्या होगा, अब ध्यान दीजिएगा, फिर मैंने लिखा, फिर ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो सर्कुलेट किए जाते हैं शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर उसको पढ़ेगा। जब शेयर होल्डर के पास में नोटिस आता है तो शेयर होल्डर समझ जाता है उसको देख के कि कितना % हमको जो है वो डिविडेंड कंपनी सोच रही है, कंपनी प्रपोज करिए हमको पे करने का। अब शेयर होल्डर उसके बाद में एजीएम के अंदर जाएगा, मीटिंग को जो है वो, जो मीटिंग कंडक्ट की गई है बोर्ड के द्वारा, तो उसको जो है वो क्या करेगा, अटेंड करेगा। अब मीटिंग के अंदर जो काम किए जाते हैं वो 2 तरह के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। मतलब जब मीटिंग होगी तो मीटिंग में कोई ना कोई एजेंडा तो सेट होगा ना जी सर। तो मीटिंग के अंदर जो टोटल काम किए जाएंगे वो कितने तरह के होंगे, 2 तरह के होते हैं। कुछ बिजनेस कंपनी मीटिंग में जो काम करते हैं उनको बोलते हैं बिजनेस। ठीक है, तो टोटल मिला टोटल मिला के एजीएम में 2 तरह के बिजनेस किए जाते हैं। एक तो होता है ऑर्डिनरी बिजनेस और एक होता है स्पेशल बिजनेस। जो ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं तो उसके अंदर टोटल मिला के 5 तरह के बिजनेस आ रहे हैं, और इनके अलावा जो काम किए जाते हैं मीटिंग के अंदर, एजीएम के अंदर, उनको बोलते हैं हम लोग क्या, स्पेशल बिजनेस। ध्यान दीजिएगा, एजीएम में कंपनी 2 तरह के बिजनेस या 2 तरह के काम कंडक्ट करती है। एक होता है जी क्या, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, जनरल बिजनेस, और एक होता है जी जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्पेशल बिजनेस। ठीक है जी, अब ये जनरल बिजनेस, जब कंपनी जनरल बिजनेस करती है या जनरल कुछ काम करती है तो उसके लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास किया जाता है। मतलब कंपनी अगर कोई भी मीटिंग के अंदर जो है वो कोई भी निर्णय लेती है तो निर्णय लिया जाता है वोटिंग से, मतलब शेयर होल्डर से पूछा जाता है कि आप बताइए आपकी क्या सलाह है। ओके, तो अगर मान लो किसी बात के ऊपर उसके फेवर के अंदर 50% से ज्यादा वोट अगर आ जाते हैं, ठीक है, 51% और मोर आ जाते हैं, तो वो रिजोल्यूशन पास हो जाता है, उसको बोलते हैं जनरल बिजनेस। तो जनरल बिजनेस को पूरा करेंगे विद द हेल्प ऑफ द ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। ठीक है जी, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन क्या होता है, जब वोट जो है जो कास्ट किए गए हैं फेवर में इज ग्रेटर देन अगेंस्ट, मतलब उसके फेवर में जो वोट हैं वो ज्यादा है किसके, अगेंस्ट के मुकाबले में, तो उसको बोलते हैं हम लोग कि जनरल बिजनेस जो है वो क्या हो गया, पास हो गया है। ठीक है, और स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है, स्पेशल रिजोल्यूशन होता है स्पेशल बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए जो अनुमति ली जाती है शेयर होल्डर से, उसको बोलते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन। अब स्पेशल रिजोल्यूशन के लिए कम से कम 75% शेयर होल्डर की जो है वो क्या चाहिए, सहमति चाहिए। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन को पास करने के लिए 51% और मोर की सहमति चाहिए, और स्पेशल के लिए 75% या उससे ज्यादा के लोगों की क्या चाहिए, अपने को सहमति चाहिए। ठीक है, तो
एजीएम के अंदर कंपनी के द्वारा जो काम किया जाएगा वो दो तरह का होगा। एक होगा जी आपका जनरल बिजनेस और एक होगा जी कौन सा, स्पेशल बिजनेस। जनरल बिजनेस किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द पासिंग ऑफ द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और जो स्पेशल बिजनेस है वो कंडक्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन। जनरल बिजनेस में क्या क्या आता है, आइए जनरल बिजनेस में सबसे पहला जो काम आएगा दैट इज द डिविडेंड डिक्लेरेशन। क्या होगा, कंपनी जो है वो यहां पे क्या करती है, डिविडेंड को डिक्लेयर करने का काम करती है। जो डिविडेंड कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रपोज किया था, अब उसके ऊपर चर्चा की जाएगी एजीएम में, और बोर्ड जो है वो क्या करेगा, उसको फाइनलाइज कर देगा। तो यहां पे जो है वो डिविडेंड को क्या किया जाता है, डिक्लेयर करने का काम किया जाता है। डिविडेंड को डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। अब ये डिविडेंड डिक्लेरेशन का रोल क्या होता है, शेयर होल्डर के सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो पड़े होते हैं, अब यहां पे कंपनी जो है उनको बोलते हैं कि हम इतना इतना सोच रहे हैं आपको डिविडेंड डिक्लेयर करने का। अब यहां पे शेयर होल्डर के पास में राइट है कि वो अगर चाहे तो डिविडेंड के रेट को कम करवा सकता है। लाइक एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि कंपनी ने सोचा प्रपोज डिविडेंड 8% का, अब शेयर होल्डर जो है एजीएम में इस 8% से कम करवा सकता है रेट को, लेकिन कभी भी एक्सटेंड नहीं करवा सकता। और जो डिविडेंड एजीएम के अंदर फाइनल हो गया, जो डिविडेंड के ऊपर सहमति बनेगी ये एनुअल जनरल मीटिंग में, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फाइनल डिविडेंड। तो जब आपका एजीएम होती है उसमें जो जनरल बिजनेस होता है सबसे पहला डिविडेंड डिक्लेरेशन, तो इसके अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, हम लोग जो है वो डिविडेंड को फाइनल करने का काम करते हैं, और यहां पे जो डिविडेंड फाइनल होता है उसको बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। तो एक तो प्रपोज डिविडेंड जो कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डाल दिया था, ठीक है, और एक होता है फाइनल, जब उस डिविडेंड को एजीएम के अंदर फाइनल कर दिया जाता है, उसके ऊपर रेजोल्यूशन पास कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फाइनल डिविडेंड। दूसरा काम जो किया जाता है वो है कंसिडरेशन ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनकी ऑडिट की जाएगी चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा या उनकी फर्म के द्वारा, और ऑडिट करने के बाद में उनको प्लेस किया जाता है, ठीक है, कि ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फिर कंसिडर किया जाता है डायरेक्टर एंड ऑडिटर की रिपोर्ट। जो डायरेक्टर है वो पूरे साल में उन्होंने क्या कुछ किया, वो अपनी रिपोर्ट जो है वो कंपनी के शेयर होल्डर के सामने प्रस्तुत करते हैं, और ऑडिटर जो है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो शेयर होल्डर के सामने क्या करता है, प्रस्तुत करता है। फिर अपॉइंटमेंट किया जाएगा डायरेक्टर का। आपको मालूम होगा कि कंपनी के कुछ डायरेक्टर का एक मतलब बोर्ड का कुछ हिस्सा रोटेशनल डायरेक्टर में आता है, जिनको कुछ समय के बाद रिटायर करके दोबारा उनका रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है। तो उनको कुछ को हम रिटायर करेंगे और कुछ को उनकी जगह पे क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। और इसी जनरल मीटिंग के अंदर जो है हम लोग अपने ऑडिटर का भी क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं। उसका रेम्युनेशन जो है मतलब उसकी क्या फीस रहेगी उसको हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। तो ये जो 5 काम है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इनको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑर्डिनरी बिजनेस, या इनको बोलते हैं जनरल बिजनेस। और ये सब बिजनेस करने के लिए, ये सब काम के लिए हम लोग जो है वो शेयर होल्डर से सहमति लेते हैं, उनसे अप्रूवल लेते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ठीक है। इनके अलावा जो कुछ भी काम होगा ना, अगर हम शेयर होल्डर सामने इनके अलावा कोई मामला जो है वो प्रस्तुत करेंगे तो उसके ऊपर जो वो सब काम किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ पासिंग ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन। ये बात का ध्यान रखना, ओके। हाँ जी सर, तो एजीएम में ये सब काम हुआ और इसी के अंदर ये हुआ डिविडेंड डिक्लेरेशन वाला। यहां तक ओके क्या जी सर। तो जो डिविडेंड कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रपोज किया था, उसके ऊपर सहमति जैसे मिलेगी उसको जनरल मीटिंग के अंदर, तो वो डिविडेंड जो है वो क्या हो जाएगा, फाइनल डिविडेंड हो जाएगा, ठीक है जी। अब आगे समझना, अब ये प्रोपोज डिविडेंड का क्या कॉन्सेप्ट है। कंपनी ने, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, कंपनी ने 8% डिविडेंड जो है वो क्या किया, प्रपोज किया, ठीक है। अब ये 8% कैसे बनाती है कंपनी, तो उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रोपोज डिविडेंड क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे बनता है, तो उसके लिए कंपनी पहले डिविडेंड पॉलिसी बनाती है। डिविडेंड पॉलिसी के अंदर कंपनी डिसाइड करती है कि प्रॉफिट का कितना परसेंट जो है वो हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करें, और कितना परसेंट हम लोग जो है वो अपने पास में क्या करें, रिटेन करें। कितना परसेंट डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके लिए आएगा आपका डीपी रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो, और कितना परसेंट रिटेन करना है उसके लिए आएगा जी अपना क्या, रिटेंशन रेशियो। ये बात समझ में आ रही है क्या जी। अब यहां पे 2 कॉन्सेप्ट है जो कंपनी के सामने आते हैं, ध्यान से सुनना। 2 कॉन्सेप्ट है। एक पॉइंट ऑफ व्यू जो कंपनी का है वो ये बोलता है कि शेयर होल्डर जो है वो डिविडेंड इनकम के ऊपर फोकस करता है, और एक कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ये है कि शेयर होल्डर जो है वो डिविडेंड इनकम के ऊपर नहीं, शेयर होल्डर वेल्थ के ऊपर फोकस करता है, या फिर शेयर होल्डर कैपिटल गेन की इनकम के ऊपर फोकस करता है। बट सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाई शेयर होल्डर की इनकम है क्या, ठीक है ना। फिर वो 2 कॉन्सेप्ट भी समझेंगे एक बार क्या है। आओ एक बार, यहां 2 कॉन्सेप्ट है जो कंपनी अडॉप्ट करती है। मतलब कंपनी के यहां पे 2 पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू बोलता है कंपनी का एक पॉइंट ऑफ व्यू ये बोलता है कि शेयर होल्डर डिविडेंड को तवज्जो देता है। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये बोलता है शेयर होल्डर डिविडेंड को तवज्जो नहीं देता, वो कैपिटल गेन को तवज्जो देते हैं, ठीक है जी। लेकिन उसके लिए पहले अपने को जो है वो समझना पड़ेगा कि शेयर होल्डर की इनकम क्या होती है, ठीक है। पहली बात तो
कभी भी अगर आ जाए कि दिस इज द इनकम ऑफ शेयर होल्डर, तो उसको बोलते हैं HPR, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। ये होल्डिंग पीरियड रिटर्न बोल दो या इनकम ऑफ शेयर होल्डर बोल दो, बात एक ही है। अब ये होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या होती है? जितने समय तक आपने सिक्योरिटी को अपने पास में जो है वो क्या किया है, होल्ड किया है, उस पीरियड की जो रिटर्न होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, HPR, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। ठीक है जी। तो शेयर होल्डर की जो इनकम है वो दो तरह की होती है। एक होती है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, करंट यील्ड, और एक होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कैपिटल गेन यील्ड। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा एक बार। एग्जाम्पल मान लीजिए हम लोगों ने जो है वो 1/4/2021 को हम लोगों ने 100 रुपए का एक कंपनी का शेयर को परचेज कर लिया। हमने पूरे साल उस शेयर को रखा और हमने 31/3/2022 को जो है वो शेयर जो है वो 120 रुपए के अंदर जो है वो क्या कर दिया, सेल कर दिया। लेकिन इसी दौरान 30 सितंबर को हमको जो है वो 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से जो है वो क्या मिल गया, डिविडेंड भी मिल गया। अब क्वेश्चन मेरा यहां पर यह है कि बताइए कंपनी के जो शेयर होल्डर उसकी कितने इनकम हुई। देखो सर, 100 रुपए का लेके 120 में बेचा तो 20 रुपए की तो एक इनकम हो गई, और क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर उसको 3 रुपए का डिविडेंड मिल गया, एक 3 रुपए की डिविडेंड और इनकम और हो गई, तो टोटल मिला के इनकम कितनी हुई, 23 रुपए। ठीक है, अब ये 23 में ये जो 3 रुपए ना, इसको बोलते हैं करंट यील्ड। क्या बोलते हैं, करंट यील्ड। और ये जो 20 रुपए ना, इसको बोलते हैं कैपिटल गेन यील्ड। ध्यान दीजिएगा, ये जो 3 रुपए की इनकम है इसको बोलते हैं हम लोग करंट यील्ड, और ये जो 20 रुपए की इनकम है इसको बोलते हैं कैपिटल गेन यील्ड। और ये दोनों जब मिलती हैं, ये 23 रुपए, इसको बोलते हैं HPR, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। भाई हमने पूरे साल तक अपनी सिक्योरिटी को होल्ड किया, तो उस पूरे साल की जो हमारी रिटर्न है, उस सिक्योरिटी को होल्ड करने पर जो रिटर्न आप अपने पास में आई है शेयर होल्डर की, डेट इज द HPR, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। तो ये तो एब्सोल्यूट अमाउंट में हो गया। और परसेंटेज में निकालना हो तो क्या करो, इसको डिवाइड कर दो परचेसिंग प्राइस इनटू में 100 कर दो, तो वो आ जाएगा। लाइक अगर ये 23 आ गया ना, तो कैसे करो, 23 अपॉन में 100, ये क्या है, परचेज प्राइस इनटू में 100 परसेंटेज के लिए, तो आपका 23% जो है, ये 23%, ये आ गया जी आपका क्या, HPR, या इसी को बोलते हैं इट इज अ रिटर्न फॉर शेयर होल्डर। यहां तक ओके क्या, बोलो हाँ जी सर। तो ये शेयर होल्डर की जो है रिटर्न ऐसे बनती है। अब एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ये बोलता है, मतलब कंपनी जो है जब भी डिविडेंड पॉलिसी बनाती है तो कंपनी वहां पे 2 अप्रोचेस को यूज करती है। 2 अप्रोच में से किसी एक अप्रोच को यूज करती है। कुछ कंपनी ये बोलती है कि शेयर होल्डर जब किसी कंपनी के अंदर पैसा लगाता है तो वो कंपनी से उम्मीद करता है कि कंपनी हर साल उसको जो है वो डिविडेंड की इनकम का क्या करेगी, भुगतान करेगी। तो इसका मतलब वो जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब वो कंपनी जो उस पॉइंट ऑफ व्यू को मानती है कि शेयर होल्डर डिविडेंड के ऊपर डिविडेंड को तवज्जो देता है या डिविडेंड के ऊपर फोकस करता है, तो उस अप्रोच को बोलते हैं डिविडेंड की रेलिवेंट अप्रोच। और कंपनीज का एक पॉइंट ऑफ व्यू अलग और भी है। कुछ कंपनी उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलती है कि जब कभी भी शेयर होल्डर जब कभी कोई भी इन्वेस्टर किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगाता है तो वो जो है वो डिविडेंड को तवज्जो नहीं देता, क्योंकि अगर उसको रेगुलर इनकम चाहिए होती तो वो पर्सन जो है वो डिबेंचर में पैसे लगाता, या वो पर्सन जो है वो प्रेफरेंस में पैसा लगाता, वो इक्विटी में पैसा नहीं लगाता। इक्विटी का रिस्क वही लोग उठाते हैं जिनको करंट इनकम से मतलब नहीं है, उनको वेल्थ से मतलब होता है। मतलब उनका मेन फोकस कैपिटल गेन की इनकम के ऊपर होता है, उनका जो फोकस है वो करंट यील्ड के ऊपर नहीं होता। तो इसका मतलब जब कभी भी कोई कंपनी डिविडेंड पॉलिसी को फ्रेम करती है तो उसके सामने 2 अप्रोचेस जो है वो होती है। आइए अब वो समझते हैं पहले वो क्या है। तो कंपनी जो है अलग अलग बहुत सारी कंपनी है, लाइक टाटा कंपनी है, लाइक रिलायंस है, लाइक इन्फोसिस है, विप्रो है, TCS है, बहुत सारी अलग अलग कंपनी है। हर कंपनी का अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। अब सारे पॉइंट ऑफ व्यू को मर्ज 2 पॉइंट में कर दिया गया। पहला पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो क्या बोलता है, कुछ कंपनी लाइक एग्जांपल तो मैं टाटा कंपनी ये मानती है कि शेयर होल्डर रेगुलर डिविडेंड एक्सपेक्ट करता है। टाटा कंपनी का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो शेयर होल्डर है ना वो रेगुलर डिविडेंड को क्या करता है, एक्सपेक्ट करता है। मतलब शेयर होल्डर ये जब कभी किसी कंपनी के अंदर पैसा लगाता है तो वो ये मानता है कि मुझे रेगुलर डिविडेंड जो है वो मिलना चाहिए। तो पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि शेयर होल्डर जो है वो रेगुलर डिविडेंड को जो है वो क्या करता है, एक्सपेक्ट करता है। इसके लिए हम पढ़ते हैं डिविडेंड की रेलिवेंट अप्रोच। मतलब कंपनी के लिए डिविडेंड जो है वो क्या है, रेलिवेंट है। ठीक है जी। अब डिविडेंड की रेलिवेंट अप्रोच क्या बोलते हैं, पहले इसी को समझते हैं। ये बोलते हैं कि कंपनी के द्वारा डिविडेंड के पेमेंट करने का या कंपनी के द्वारा डिविडेंड के पेमेंट ना करने का कंपनी की मार्केट वैल्यू पर इंपैक्ट पड़ता है। मतलब कंपनी अगर डिविडेंड दे रही है या कंपनी अगर डिविडेंड नहीं दे रही है तो इस पॉइंट का कि पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसका कंपनी की मार्केट वैल्यू के ऊपर जो है वो इंपैक्ट
पड़ता है। ये है कंपनी की क्या डिविडेंड रेलिवेंट अप्रोच। तो रेलिवेंट अप्रोच जो है वो क्या बोलती है, जब कभी भी आप डिविडेंड पॉलिसी को फ्रेम करेंगे तो एक कॉन्सेप्ट आप रेलिवेंट अप्रोच को लेके चल सकते हैं, और वो अप्रोच ये बोलता है कि कंपनी के द्वारा डिविडेंड का पेमेंट करने का या कंपनी के द्वारा डिविडेंड पेमेंट ना करने का कंपनी की मार्केट वैल्यू के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। मतलब डिविडेंड जो है एक क्या है, एक रेलिवेंट पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर शेयर होल्डर जो है वो फोकस करता है। मींस शेयर होल्डर डिविडेंड को प्रायोरिटी देता है, शेयर होल्डर डिविडेंड को तवज्जो देता है। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये हो गया। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कुछ कंपनी है लाइक एग्जांपल के तौर पे रिलायंस। अब ये रिलायंस जो है उसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये बोलता है कि जब कभी भी कोई भी पर्सन जो है, जब कभी भी कोई भी इन्वेस्टर कंपनी के शेयर्स के अंदर पैसा लगाता है तो आप समझते हैं कि शेयर होल्डर जो है सबसे रिस्की एसेट होती है, ठीक है, क्योंकि डिबेंचर्स जो है वो आपका रिस्क फ्री है बेसिकली, क्योंकि वहां पे फिक्स रेट से आपको जो है इंटरेस्ट मिलना है, ठीक है, और वहां पे आपको पैसा भी जो है लिक्विडेशन के टाइम पे सबसे पहले मिलेगा, बट रेट ऑफ रिटर्न जो है वो क्या रहती है, कम रहती है। अगर कोई पर्सन डिबेंचर को छोड़ के, प्रेफरेंस छोड़ के इक्विटी में आ रहा है तो उसके पीछे उसका जो मोटिव है वो ये नहीं है कि वो कंपनी से रेगुलर इनकम चाहता है, नहीं, उसने रिस्क उठाया तो वो ये चाहता है कि मेरी जो वेल्थ है वो क्या हो, इंक्रीज हो। मतलब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये बोलता है कि डिविडेंड का कोई लेना देना नहीं है, मतलब अगर कंपनी डिविडेंड का पेमेंट कर रही है या नहीं कर रही इस चीज से मतलब नहीं है। जो फैक्टर रोल प्ले करता है दैट इज द अर्निंग। अर्निंग बढ़ती है तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा, अर्निंग कम है तो शेयर का प्राइस कम होगा, इररिस्पेक्टिव कि उसका कितना पोर्शन आप जो है वो क्या कर रहे हो, दे रहे हो। आओ देखते हैं एक बार। जो सेकंड अप्रोच है वो क्या बोलती है, शेयर होल्डर रेगुलर डिविडेंड नहीं बल्कि वेल्थ को मैक्सिमाइज करने पर जो है फोकस करता है। इसका मतलब शेयर प्राइस को वो क्या करना चाहता है, इंक्रीज करवाना चाहता है। तो इसका मतलब यहां पे ये हो गया कि कंपनी जो है वो डिविडेंड को तवज्जो नहीं देती है। उसके लिए जो अप्रोच आएगी उसको बोलते हैं डिविडेंड इररेलेवेंट अप्रोच। अब डिविडेंड इररेलेवेंट मतलब डिविडेंड हमारे लिए कोई काम का नहीं है। ये अप्रोच क्या बोलती है, ये बोलती है कि कंपनी के द्वारा डिविडेंड का पेमेंट करने का या डिविडेंड पेमेंट ना करने का उसका कंपनी की मार्केट वैल्यू पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। रादर इंपैक्ट किस चीज का पड़ता है, वो पड़ता है अर्निंग का। मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये बोलता है कि शेयर होल्डर जब कंपनी में पैसा लगाएगा तो वो डिविडेंड पे फोकस करता है, और एक पॉइंट ऑफ व्यू ये बोलता है कि जब शेयर होल्डर कंपनी में पैसा लगाएगा वो डिविडेंड को चेक ही नहीं करता, वो अर्निंग देखता है कि किस कंपनी की अर्निंग कितनी ज्यादा है। मतलब शेयर होल्डर यहां पे डिविडेंड को प्रायोरिटी या डिविडेंड को तवज्जो नहीं देता। ओके हाँ जी। तो जब कभी भी आप स्टडी करोगे डिविडेंड पॉलिसी को, ठीक है, तो दो अप्रोच आपके सामने आएंगी, एक आएगा डिविडेंड की रेलिवेंट अप्रोच और एक आएगा कौन सा, इररेलेवेंट। रेलिवेंट क्या बोलता है पहले ये बताओ सर। रेलिवेंट अप्रोच जो है वो ये बोलती है कि जब कभी भी कोई पर्सन जो है वो शेयर्स में पैसा लगाता है तो वो डिविडेंड को तवज्जो देता है, और इररेलेवेंट ये बोलता है जब कभी भी कोई पर्सन शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करता है तो डिविडेंड को चेक नहीं करता, वो ये देखता है अर्निंग कैसी है, ठीक है। तो एक है रेलिवेंट, मार्केट वैल्यू पर डिविडेंड का इंपैक्ट पड़ेगा, एक है इररेलेवेंट, मार्केट वैल्यू के ऊपर जो है वो डिविडेंड का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब जब आप रेलिवेंट अप्रोच को पढ़ेंगे ना, तो रेलिवेंट अप्रोच को जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर दो आपके पास में रेट आते रहेंगे बारी बारी, एक आएगा आर और एक आएगा के। मैं यहां पर लिखा है क्या, वाइड स्टडी द डिविडेंड पॉलिसी, और स्पेशली कौन सी, रेलिवेंट। जब आप रेलिवेंट अप्रोच को पढ़ते हैं तो उसमें दो रेट आपके सामने जो है वो आएंगे, एक आएगा आर और एक आएगा क्या, के। एक रेट जो है वो तो क्या आएगा आर और एक आएगा क्या, के। अब ये आर जो है वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। आर का मतलब है जिस रेट से कंपनी कमाई करती है। आर और के दो अलग अलग रेट है। आर का मतलब ये वो रेट है जो कंपनी कमाती है, तो कंपनी का जो अर्निंग रेट है, कंपनी का अर्निंग रेट, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, आर। स्मॉल आर से इसको इंडिकेट करते हैं। तो आर का मतलब जो जिस रेट से कंपनी कमाती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, आर। और के क्या है, के वो है जो शेयर होल्डर कमाता है या शेयर होल्डर की जो एक्सपेक्टेशन होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, के। तो आर जो कंपनी कमाती है और के जो शेयर होल्डर कमाता है, ये बात ध्यान देना। तो जब आप रेलिवेंट अप्रोच को पढ़ोगे ना, जिसके अंदर हम लोग वोल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल को पढ़ने वाले हैं, तो उसके अंदर ये दो पॉइंट जो है वो बारी बारी उठ के आते रहेंगे, आर और के, आर के, आर के। तो आप समझ जाना आर का मतलब क्या, आर इज दैट रेट ऑफ रिटर्न विच कंपनी अर्न, जो कंपनी कमाती है उसको बोलते हैं आर। और के क्या होता है, के वो रेट होता है जो कौन कमाता है, शेयर होल्डर कमाता है। ये बात समझ में आ रही है क्या, जी सर। अब आगे आओ। अब इसके पॉइंट पे दो बातें आती हैं, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। कंपनी ने कमाया और शेयर होल्डर ने कमाया, बात एक है या नहीं है, पहले ये बता दो।
मुझे बस आप ये बताइए पहले कि अगर कंपनी कमा रही है और शेयर होल्डर कमा रहा है, क्या बात एक ही है या नहीं है? सर देखो, अगर कंपनी कमा रही है तो वो किसके लिए कमा रही है? शेयर होल्डर के लिए कमा रही है। तो अगर कंपनी कमाए या शेयर होल्डर कमाए, बात एक ही है। लेकिन इसका वाइस वर्सा करता हूं, शेयर होल्डर कमाए और कंपनी कमाए, क्या बात एक ही है क्या? नहीं सर, वो बात एक नहीं है, क्योंकि शेयर होल्डर तो अलग अलग जगह से कमा सकता है। शेयर होल्डर कहीं पे जॉब करके भी कमा सकता है। तो क्या वो पैसा जो है वो कंपनी का पैसा है? नहीं सर, वो पैसा कंपनी का पैसा नहीं है। इसका मतलब कंपनी अगर कमाएगी तो शेयर होल्डर भी कमाएगा, सिंपल सा पॉइंट है। लेकिन अगर शेयर होल्डर कमाएगा और कंपनी कमाए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो कंपनी की कमाई तो शेयर होल्डर की है, बट शेयर होल्डर की कमाई कंपनी की नहीं है। यह बात ध्यान रखना, ठीक है ना जी सर। अब ध्यान से आओ जी, इसके बेस पर रेलिवेंट अप्रोच जब आप पढ़ेंगे तो आर और के का बिहेवियर अप्रोच आप पढ़ेंगे, और बिहेवियर अप्रोच के नाम पे आपके पास में 3 अल्टरनेटिव आते हैं। पहला आर इज ग्रेटर देन के, दूसरा आर इज लेस देन के, और तीसरा आर इज इक्वल टू के। पहला जो है वो क्या है जी? आर इज ग्रेटर देन के। अगर आर ज्यादा है के से, आर का मतलब क्या पहले ये बताओ? आर वो रेट जो कंपनी कमा रही है और के वो रेट जो शेयर होल्डर कमा रहा है। कंपनी अगर मान लो 100 रुपए हैं जो कंपनी के पास में पड़े हैं और कंपनी सोच रही है कि हम डिविडेंड डिक्लेयर करें, ठीक है, ये 100 रुपए कंपनी की अर्निंग थी, ये अर्निंग फॉर इक्विटी थी शेयर होल्डर के लिए। आप बताओ इसमें से कितना पोर्शन हमको अपने पास रखना चाहिए और कितना आगे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए? तो कंपनी पहले क्या करती है? कंपेयर करती है। कंपनी कंपेयर करके ये देखती है कि हमारा आर क्या है और हमारे के क्या है। अगर कंपनी का आर है 15% और के है 10%, अब मेरी एक सिंपल सी बात समझिएगा, अगर ये 100 रुपए कंपनी अपने पास ही रख ले और डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट ना करे, तो इस 100 रुपए के ऊपर कंपनी क्या कमाएगी? सर इस 100 रुपए के ऊपर कंपनी कमाएगी कितना? 15%। और अगर कंपनी ये पैसा अपने पास ना रख के जो है वो शेयर होल्डर को दे दे, तो उसके बाद शेयर होल्डर क्या कमाएगा? सर वो कमाएगा कितना? 10%। इसका मतलब अगर वो पैसा कंपनी में ही रहता तो 5% फालतू कमाई होती या नहीं होती? मुझे बस ये बता दीजिए। हाँ जी सर। और वो 5% किसके लिए थी कमाई? मैं बस आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, क्या वो बोर्ड की कमाई है या वो शेयर होल्डर की कमाई है? सर शेयर होल्डर की। तो इसका मतलब ये हो गया, बताइए वो कंपनी कैसी है? ग्रोथ कंपनी है। और उसको क्या करना चाहिए? सर अगर कंपनी ज्यादा कमा रही है तो कंपनी को डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं करना चाहिए, कंपनी को सारा का सारा पैसा अपने पास ही रिटेन कर लेना चाहिए। तो ऐसी कंपनी, किसी कंपनी को ग्रोथ कंपनी कब बोलोगे? अगर उसका आर इज ग्रेटर देन के है तो वो कंपनी कैसी है? ग्रोथ फर्म। और ग्रोथ फर्म को क्या करना चाहिए? 0% डिविडेंड पे आउट मेंटेन करना चाहिए और 100% रिटेंशन। सारा का सारा खुद ही रख लो। क्यों? अगर सारा खुद ही रख लोगे तो आप तो उस पर कमाओगे 15%, अल्टीमेटली है किसका? शेयर होल्डर का। और अगर दे दिया तो शेयर होल्डर कमाएगा 10%। तो क्या शेयर होल्डर को 5% का अल्टीमेट नुकसान है या नहीं है? बताइए। हाँ जी सर। तो अगर कोई कंपनी ऐसी जिसका आर इज ग्रेटर देन के है तो वो कंपनी को बोलते हैं हम लोग ग्रोथ फर्म। और ग्रोथ फर्म के लिए जो है वो क्या है, जो ग्रोथ कंपनी होती है उस ग्रोथ कंपनी के लिए जो पॉइंट है वो क्या है कि उसको 0% डीपी रेशियो मेंटेन करना चाहिए और 100% रिटेंशन। ठीक है। अगर आर इज लेस देन के है तो बताइए क्या होगा? सर अगर आर इज लेस देन के है मतलब अगर 100 रुपया कंपनी के पास ही रहे तो कंपनी उसके ऊपर कमाएगी ओनली कितना? 10%। और वही 100 रुपए अगर हम शेयर होल्डर को देते तो वो कमाएगा कितना? 15%। तो बताइए क्या है? पहली बात तो इस तरह की कंपनी को बोलते हैं डिक्लाइनिंग फर्म। क्या बोलेंगे? डिक्लाइनिंग। मतलब शेयर होल्डर बाहर से कमाएगा तो 15 कमा लेगा और कंपनी अगर लगाएगी तो कितना कमाएगी? ओनली 10। तो वो है डिक्लाइनिंग। और डिक्लाइनिंग कंपनी को क्या करना चाहिए? सर ये तो अंधा भी बता देगा इसको देख के, क्या देख के नहीं मतलब सुन के, और क्या बता देगा कि सर देखिए ये 100 रुपए अगर कंपनी अपने पास रखे तो सिर्फ उस पर 10% बोलते 10 रुपए कमाएगी, और ये 100 रुपए अगर शेयर होल्डर को दे दिया तो वो इस पर 15% बोलते 15 रुपए कमाएगा। तो क्या करना चाहिए? सर शेयर होल्डर को दे दो। तो ऐसी कंपनी जो डिक्लाइनिंग फॉर्म है उसको क्या करना चाहिए? डिक्लाइनिंग फॉर्म के लिए सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव जो है वो क्या है कि वो 0% रिटेन करे, 100% क्या करे? डीपी डिविडेंड पे कर दे, पूरा का पूरा अमाउंट क्या कर दे? पेमेंट कर दे, रिटेन कुछ भी ना करे। क्योंकि अगर शेयर होल्डर को देंगे, क्योंकि हमारा मेन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ाना। ओके, तो शेयर होल्डर की कमाई को बढ़ाना, तो ऐसा करना चाहिए। और अगर कभी ऐसा हो गया आर इज इक्वल टू के है, मतलब वो 100 रुपया जो कंपनी के पास में था अर्निंग फॉर इक्विटी का, जो कंपनी सोच रही है डिविडेंड डिक्लेयर करने की, अगर कंपनी अपने पास खुद लगाएगी तो भी कंपनी कमाएगी 10%, शेयर होल्डर को दे दे वो कमाएगा तो भी कमाएगा कितना? 10%। तो ऐसी कंपनी को बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। और नॉर्मल फॉर्म वहां पे इनडिफरेंट अप्रोच होती है, मतलब चाहे आप पे करो चाहे आप पे ना करो, बात एक ही है, शेयर होल्डर की अर्निंग में कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। तो जब आप रेलिवेंट अप्रोच को अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब इससे अगले लेक्चर में, तो रेलिवेंट अप्रोच के अंदर आप यही देखेंगे कि वहां पे कितना पे करना है और कितना पे नहीं करना, वो सब डिपेंड करेगा किसके ऊपर? आर और
केई के ऊपर, ये बात ध्यान रखना। और इररिलेवेंट अप्रोच के अंदर फोकस ही नहीं होता इस चीज पे, ये बात समझ में आ रही है क्या? जी सर। तो जब कभी भी कोई भी कंपनी रेलिवेंट अप्रोच में आते हुए और डिविडेंड को क्या करती है, तवज्जो या डिविडेंड रेलिवेंट अप्रोच के ऊपर जाती है, तो कंपनी हमेशा आर और के के बीच में जो है वो क्या करते हैं, कंपैरिजन करती है, और आर और के में कंपैरिजन करके जो है डिसाइड करती है कि अपने को कितना अमाउंट डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट करना और कितना डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। ये बात समझ में आ रही है क्या? हाँ जी सर। लो जी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो मैंने क्या क्या समझाया आपको, पहले वो दिखा दूं। ये देखो, ये हमने पढ़ा पहले तो फर्स्ट एजीएम कंपनी की विद इन 9 मंथ्स में करनी होती है, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 9 महीने में, और सब्सिक्वेंट एजीएम फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 6 महीने के अंदर अंदर अपने को करनी होती है। ठीक है। अब जो आपकी एजीएम होती है उसके अंदर जो काम किए जाते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है जनरल बिजनेस और एक होता है कौन सा, स्पेशल। जनरल बिजनेस वो है जिनके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया था, और स्पेशल बिजनेस वो है जिनके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया था। जनरल बिजनेस के अंदर टोटल मिला के 5 आ गए। पहला, डिविडेंड को डिक्लेयर करना, दूसरा कंसिडरेशन ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तीसरा कंसिडरेशन ऑफ द डायरेक्टर एंड द ऑडिटर रिपोर्ट, चौथा अपॉइंटमेंट करें डायरेक्टर का, और पांचवा जो है वो क्या, अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर, और उसका रेम्युनरेशन को क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद में फिर हमने देखा प्रपोज डिविडेंड का जो सिस्टम है, तो कंपनी डिविडेंड पॉलिसी बनाती है, उसके अंदर कंपनी डिसाइड करती है कितना % रिटेन करना है, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। जितना रिटेन करना है उसके लिए हम रिटेंशन रेशियो लेके चलते हैं, जितना डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके लिए डीपी रेशियो को लेके चलते हैं। अब यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट है, लेकिन इससे पहले पढ़ना पड़ेगा अर्निंग शेयर होल्डर की, उसको बोलते हैं एचपीआर। शेयर होल्डर की जो अर्निंग होती है या शेयर होल्डर की जो रिटर्न है वो 2 तरह की है, एक होती है करंट यील्ड और एक होती है कौन सी, कैपिटल गेन यील्ड। इन दोनों को मिला देंगे तो बनेगा टोटल इनकम ऑफ द शेयर होल्डर। ठीक है जी। इसके बाद में फिर कंपनी के 2 पॉइंट ऑफ व्यू है। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये बोलता है कि शेयर होल्डर जो है वो डिविडेंड को तवज्जो देता है, और एक पॉइंट ऑफ व्यू ये बोलता है शेयर होल्डर डिविडेंड को तवज्जो नहीं देता। जो बोलता है डिविडेंड को तवज्जो देते हैं शेयर होल्डर, उसके लिए आएगा रेलिवेंट अप्रोच। जो बोलता है डिविडेंड को तवज्जो नहीं देते उसके लिए आएगा इररिलेवेंट अप्रोच। ठीक है जी। इसके बाद में फिर ये है, जब आप डिविडेंड पॉलिसी को पढ़ेंगे, मतलब रेलिवेंट अप्रोच पॉलिसी को पढ़ेंगे, तो उसके लिए आप 2 पॉइंट को ध्यान रखेंगे, एक है आर और एक है केई। आर वो रेट ऑफ रिटर्न है जो कंपनी कमाती है, और केई वो रेट ऑफ रिटर्न है जो शेयर होल्डर कमाता है। ठीक है। तो जब कभी भी आप ये सोचो कि डिविडेंड कितना पे करे कितना ना पे करे, तो उसके लिए आर और केई को कंपेयर करो। अगर आर इज ग्रेटर देन केई है तो वो कंपनी कैसी है, ग्रोथ फॉर्म में। ग्रोथ फॉर्म को क्या करना चाहिए, 0% डीपी और 100% रिटेंशन मेंटेन करना चाहिए। अगर आर इज लेस देन केई है तो वो कंपनी डिक्लाइनिंग फॉर्म में, उसको क्या करना चाहिए, 0% रिटेंशन और 100% डीपी मेंटेन करना चाहिए। और अगर आर इज इक्वल टू केई है तो ऐसी कंपनी जो है वो नॉर्मल कंपनी है, वो इनडिफरेंट है, वो जितना मन चाहे उतना डिविडेंड डिक्लेयर करे, जितना मन चाहे उतना रिटेन कर सकते हैं, उसका मार्केट प्राइस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके जी सर, ये है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके चलो अब आप बुक के ऊपर आ जाओ और हम पढ़ना शुरू करते हैं। ध्यान देना भाई, बोलता था टर्म डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब क्या है, इट डिविडेंड रेफर टू दैट पोर्शन, वो पोर्शन प्रॉफिट का जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग द ओनर्स और द शेयर होल्डर ऑफ द फर्म। द प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, वो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिटेन्ड अर्निंग। मतलब अर्निंग का वो पोर्शन जो हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। ओके। एक कंपनी में हैव द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऐसा हो सकता है कंपनी के अंदर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो एज वेल एज इक्विटी भी हो, एंड डिविडेंड में बी पेड ऑन बोथ टाइप ऑफ कैपिटल। हाउएवर देयर इज एज सच नो डिसीजन इन्वॉल्वड एज फॉर द डिविडेंड पेबल टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना पे करें या ना करें, उसके लिए हम कोई भी जो है वो अपना यहाँ पे डिसीजन नहीं लेते। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, अगर प्रॉफिट है तो आपको पे करना पड़ेगा और फिक्स रेट से उनको जो है वो पेमेंट करना पड़ेगा। ओके। द रीजन बीइंग दैट द प्रेफरेंस डिविडेंड इज मोर और लेस ए कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी। रीजन ये है कि जो प्रेफरेंस का डिविडेंड है वो क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी है, और वो पेबल है एट ए फिक्स रेट से। आगे, ऑन द अदर हैंड फर्म हैज टू कंसीडर ए होल लोड ऑफ फैक्टर बिफोर डिसाइडिंग ऑन द इक्विटी डिविडेंड। लेकिन जब इक्विटी का डिविडेंड को आपने डिसाइड करना है तो उसके लिए कंपनी सारे फैक्टर को ध्यान में रखती है। जैसे एक्सपेक्टेड लेवल कैश डिविडेंड क्या होगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर इज अ की वेरिएबल है फ्रॉम विच द शेयर होल्डर एंड द इक्विटी इन्वेस्टर डिटरमाइन द शेयर वैल्यू। द एस्टेब्लिशमेंट एंड द डिटर्मिनेशन, एस्टेब्लिश करना और डिटरमाइन करना इफेक्टिव डिविडेंड पॉलिसी इज देयरफॉर ऑफ सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस है टू द फर्म ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। हाउएवर द डेवलपमेंट ऑफ सच ए पॉलिसी इज नॉट एन ईजी जॉब। ऐसी पॉलिसी को डेवलप करना इजी जॉब नहीं है, बहुत सारी चीजें जो है वो अपने को क्या करनी पड़ती है, कंसीडर करनी पड़ती हैं जब हम डिविडेंड डिसीजन लेते हैं। डिविडेंड डिसीजन का मतलब क्या, कि अर्निंग का कितना पोर्शन रिटेन और कितना पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिविडेंड डिसीजन में सीम टू बी सिंपल एनफ बट इट इन्वोक ए सरप्राइजिंग अमाउंट ऑफ द कंट्रोवर्सी। देखने में बहुत सिंपल है कि हाँ ठीक है 10% पे कर दो 90 रख लो, या 90 पे कर दो 10 रख लो, लेकिन उसमें बहुत कंट्रोवर्सी है, बहुत सारी चीजें ध्यान में रख के ही आपको ऐसा डिसीजन लेना होता है। कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस जो है वो क्या है, बोलते हैं देखो जी डिविडेंड डिसीजन जो 3 फाइनेंशियल डिसीजन, जो 3 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन उनमें से एक है। पहला हमने पढ़ा था फाइनेंसिंग, दूसरा पढ़ा इन्वेस्टमेंट, तीसरा जो है वो कौन सा जी आपका डिविडेंड है।
विच ए फाइनेंशियल मैनेजर मे बी रिक्वायर्ड टू टेक, द अदर टू बीइंग द इन्वेस्टमेंट है और एक कौन सा है, फाइनेंसिंग है। ईच पीरियड एनी अर्निंग डेट रिमेन्स आफ्टर सेटिस्फाइंग द ऑब्लिगेशन टू द क्रेडिटर, जो भी अर्निंग बची क्या करने के बाद, क्रेडिटर का भुगतान करने के बाद, गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करने के बाद और प्रेफरेंस वालों को अपना डिविडेंड भुगतान करने के बाद, कैन ईदर बी रिटेन, तो उसको या तो हम क्या करेंगे, रिटेन करेंगे और पेड आउट एज डिविडेंड, या फिर उसको हम क्या कर देंगे, डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और बाइफरकेट या फिर बाइफरकेट करेंगे, मतलब कुछ बंटवारा कर देंगे रिटेन अर्निंग के तौर पे और कुछ कर देंगे डिविडेंड के तौर पे। The retained earning can then be invested in assets which will help the firm to increase at least maintain its present growth rate of growth। जो रिटेन अर्निंग हमने अपने पास में रख ली, मान लो अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, रिटेन कर लिया, तो उसको हम दोबारा क्या करते हैं, अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और उनके ऊपर अर्निंग कमाते हैं ताकि हमारी जो मार्केट वैल्यू है वो क्या रहे, स्टेबल रहे, ठीक है जी। द डिविडेंड डिसीजन रिक्वायर ए फाइनेंशियल मैनेजर टू डिसाइड अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एज ए डिविडेंड। द प्रॉफिट में बी डिस्ट्रीब्यूट ईदर इन द फॉर्म ऑफ कैश डिविडेंड, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा या तो होगा कैश डिविडेंड के तौर पे टू द शेयर होल्डर को, और इन द फॉर्म ऑफ द स्टॉक डिविडेंड आल्सो नोन एज द बोनस शेयर। एट प्रेजेंट ओनली कैश डिविडेंड जो है उसी को हम डिस्कस करेंगे इसमें। अब इन डिविडेंड डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजर इज कंसर्न टू डिसाइड वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। पहला, शुड द प्रॉफिट बी फ्लोइंग बैक टू फाइनेंस द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, क्या प्रॉफिट को अपने पास ही रिटेन कर लेना चाहिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए, या वेदर एनी डिविडेंड बी पेड, कि क्या किसी डिविडेंड का भुगतान करना चाहिए, इफ यस अगर करना है देन हाउ मच डिविडेंड पेड, तो कितना भुगतान करें। तीसरा, व्हेन दिस डिविडेंड पेड, कब पे करें, दो फाइनेंशियल ईयर के बीच में पे करें या फाइनेंशियल एंड होने के बाद में पे करें। जो दो फाइनेंशियल ईयर के बीच में अगर हम करते हैं उसको बोलते हैं इंटरिम, और जो लास्ट में करते हैं उसको बोलते हैं फाइनल। इन व्हाट फॉर्म, कैसे डिविडेंड भुगतान करें, कैश में डिविडेंड पे करें या फिर बोनस शेयर के तौर पे दें। ऑल दीज डिसीजन आर इंटर रिलेटेड, ये सारे डिसीजन जो है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है एंड हैव बियरिंग, और उन सबका इंपैक्ट पड़ता है ऑन द फ्यूचर ग्रोथ प्लान ऑफ द फर्म। पहला, अगर फर्म पे करते हैं डिविडेंड के तौर पे तो उससे उसकी कैश फ्लो पोजीशन के ऊपर अफेक्ट पड़ता है, कंपनी का कैश चला जाएगा लेकिन उसकी गुडविल जो है वो बढ़ जाएगी अमंग द इन्वेस्टर, जो बाद में तैयार भी हो जाएंगे, क्योंकि जब इन्वेस्टर को डिविडेंड के तौर पे इनकम मिलेगी तो इन्वेस्टर का उस कंपनी के ऊपर विश्वास बढ़ेगा। और अब अगर कंपनी इन्वेस्टर को बोलेगी कि मुझे कुछ पैसे की और रिक्वायरमेंट है तो इन्वेस्टर खुशी खुशी दे भी देगा, ठीक है जी। दूसरे पॉइंट ये बोलते हैं, अगर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया डिविडेंड के तौर पे तो डिविडेंड एक इजी सोर्स, जो पैसा हमने रिटेन नहीं कर लिया वो इजी सोर्स ऑफ फंड बन गया हमारे लिए, ठीक है। जबकि अगर आप पैसे को रख लेते हैं तो उससे आपकी गुडविल के ऊपर बैड इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर कंपनी डिविडेंड का भुगतान नहीं करेगी तो शेयर होल्डर को तो ये लगेगा कि भाई कंपनी पैसा कमा ही नहीं रही है, तभी तो हमको जो है वो डिविडेंड नहीं पे कर रही है, अगर कमाती तो हमको डिविडेंड पे करती। और जो इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो कंपनी के ऊपर थोड़ा सा लूज हो जाता है एंड मे ऑल्सो डिफाई द स्टैंडर्ड सेट बाय द अदर फर्म। देयरफॉर इसीलिए जब आप डिविडेंड डिसीजन ले तो फाइनेंशियल मैनेजर हैज टू कंसीडर एंड एनालाइज वेरियस फैक्टर, एवरी एस्पेक्ट जो है डिविडेंड डिसीजन का इज टू बी क्रिटिकली evaluated। The most important of these consideration is to decide, सबसे मेन चीज जो है उसमें ये है कि हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं as to what portion of the profit should be distribute, कि प्रॉफिट का कितना पोर्शन अपने को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना रिटेन करना है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, डीपी रेशियो। तो जितना प्रॉफिट का जितना पोर्शन आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको बोलते हैं आप लोग क्या, डिविडेंड पे आउट रेशियो। अब डिविडेंड पॉलिसी एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म। डिविडेंड पॉलिसी बेसिकली कंसर्न्ड है किससे, डिसाइड करना वेदर टू पे डिविडेंड इन कैश नाउ और टू पे इंक्रीज डिविडेंड, बाद में या तो अभी कैश के तौर पे डिविडेंड पे कर दो या उसको रिटेन ही कर लो, ठीक है, और बाद में बोनस शेयर के तौर पे हम उनको जो है प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। करंट डिविडेंड प्रोवाइड लिक्विडिटी, जो कंपनी अगर अभी हाथों डिविडेंड पे करते हैं तो उससे लिक्विडिटी मिलती है इन्वेस्टर को, लेकिन जो बोनस शेयर है उनसे कैपिटल गेन होता है किसको, शेयर होल्डर को। अगर कंपनी आज ही डिविडेंड दे दे तो फिर क्या होगा, इन्वेस्टर की लिक्विडिटी बढ़ गई, उसके पास कैश आ जाएगा। और अगर कंपनी आज डिविडेंड ना दे, उसको रिटेन करे, उसको बिजनेस में लगाए और पैसा कमाए, और फिर बाद में कंपनी अगर बोनस शेयर दे दे तो उससे क्या होगा, कल को जब शेयर होल्डर शेयर को बेचेगा तो उसकी कैपिटल गेन की इनकम बढ़ेगी। तो इन्वेस्टर की जो प्रेफरेंस है बिटवीन द करंट कैश डिविडेंड एंड द फ्यूचर कैपिटल गेन हैव बीन व्यूड डिफरेंटली। सम आर ऑफ द ओपिनियन, कुछ का यहाँ पे ओपिनियन था कि फ्यूचर कैपिटल गेन आर मोर रिस्की, कि फ्यूचर में मिलने वाला कैपिटल गेन रिस्की है किसके मुकाबले में, जो आज डिविडेंड मिल रहा है। नेचुरल बात है, अगर एक तो ये बोलते हैं कि कल आप हमसे 20 रुपए लेना और एक बोलते हैं आज आप हमसे 10 रुपए ले लो, तो ज्यादा रिस्क किसमें है, कल वाले में, क्योंकि आज वाले तो मिल ही रहे। हाँ जी।
While other arguing that the investor are indifferent between the current dividend and the future capital gain. तो बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे जो अपने को रिजोल्व करना है, while framing the dividend policy may be stated simply. पहला, what is the sound rationale for the dividend payment in the light of the objective to maximize the value of the shareholder? The question may be stated as follow. Given the firm investment and financing decision, what is the effect of the firm dividend policy on the share price? तो मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर कंपनी जो है वो डिविडेंड का पेमेंट करती है तो बताइए उसका शेयर प्राइस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। मतलब कंपनी के द्वारा डिविडेंड का पेमेंट करने का या ना करने का क्या कंपनी के शेयर प्राइस के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। तो फर्स्ट इंस्टेंस में तो ये माना गया, इट में भी आर्ग्यूड दैट डिविडेंड पॉलिसी इज इंपॉर्टेंट, कि डिविडेंड पॉलिसी जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। मतलब डिविडेंड के पेमेंट करने का या ना करने का कंपनी के शेयर प्राइस के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। तो वो क्या बोलते हैं कि वैल्यू द शेयर इज डिफाइंड एज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्यूचर डिविडेंड, सो हाउ कैन नाउ बी सजेस्टेड। तो ऐसे कौन बोल रहे हैं कि डिविडेंड जो है वो इररिलेवेंट है। तो उसके लिए क्या, डिविडेंड पॉलिसी हैज ए कंट्रोवर्शियल इशू है अमंग द फाइनेंशियल मैनेजर एंड इज ऑफन रेफर्ड टू एज द डिविडेंड पजल। इसीलिए इसको डिविडेंड पजल भी बोलते हैं कि भाई हम तो पजल हो गए कि पे करें या पे ना करें। पे करेंगे तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा या इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब डिफरेंट मॉडल हैव बीन प्रपोज, यहां पे जो है वो अलग अलग मॉडल जो है वो प्रपोज किए गए हैं इवैल्यूएट करने के लिए डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन को इन रिलेशन टू द वैल्यू ऑफ द फर्म। व्हाइल एग्रीमेंट इज नॉट फाउंड अमंग द मॉडल एज टू द प्रिसाइज रिलेशनशिप, इट इज स्टिल वर्थ वाइल टू एग्जामिन सम ऑफ दीज मॉडल टू गेन इनसाइट इनटू द इफेक्ट व्हिच द डिविडेंड पॉलिसी माइट हैव ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एंड हेंस ऑन द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। दो स्कूल ऑफ थॉट जो आपके सामने है वो है, एक कौन सा रेलिवेंट और एक कौन सा इरेलीवेंट। पहला स्कूल ऑफ थॉट जो है कौन सी, रेलिवेंट। ये क्या बोलता है, वन स्कूल एसोसिएट विद द वोल्टर एंड गॉर्डन। रेलिवेंट के अंदर ये दो पर्सन है, वोल्टर और गॉर्डन। इट होल्ड दैट द फ्यूचर कैपिटल गेन आर मोर रिस्की एंड इन्वेस्टर है प्रेफरेंस, और बोलता है इन्वेस्टर जो है वो प्रेफर करते हैं किसको, करंट यील्ड को। इन्वेस्टर डू हैव ए टिल्ट टुवर्ड्स दोस फर्म विच पे रेगुलर डिविडेंड, बोलता है इन्वेस्टर जो है वो उसका झुकाव उस फर्म के ऊपर ज्यादा रहता है जो रेगुलर डिविडेंड जो है भुगतान करती हैं। सो इसीलिए डिविडेंड पेमेंट जो है वो अफेक्ट करता है मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर एंड एज रिजल्ट द डिविडेंड पॉलिसी जो है वो क्या है, रेलिवेंट है फॉर द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म। जबकि दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है जो है डिविडेंड की इररिलेवेंट अप्रोच, ये दिया था एमएम ने, और ये क्या बोलता है कि इन्वेस्टर आर बेसिकली इनडिफरेंट है बिटवीन द कैश डिविडेंड एंड द फ्यूचर gain and both this school of thought on the relationship between the dividend policy and the value of the firm have been discussed below। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये बोलता है जो रेलिवेंट अप्रोच को लेके चलते हैं गॉर्डन और वोल्टर, वो ये बोलते हैं कि कंपनी के द्वारा डिविडेंड का डिक्लेयर करने का कंपनी की मार्केट वैल्यू पे इंपैक्ट पड़ता है। और दूसरा जो अप्रोच है वो ये बोलता है कि कंपनी के द्वारा डिविडेंड का डिक्लेरेशन करने का कंपनी की मार्केट वैल्यू पे इंपैक्ट कोई भी नहीं पड़ता, रादर इंपैक्ट जो है वो पड़ता है किसका, अर्निंग का। ठीक है, तो जो रेलिवेंट है उसके अंदर आएंगे आपके कौन सा, एक तो आएगा वोल्टर मॉडल और एक कौन सा, गॉर्डन। और जो इररिलेवेंट अप्रोच है उसके अंदर आप पढ़ेंगे दो तरह की अप्रोच, एक है रेसिड्यूअरी मॉडल और एक कौन सा, एमएम। ओके, हाँ जी सर, तो ये बेसिक हो गया अपना। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो पढ़ेंगे रेलिवेंट अप्रोच जिसमें ये दोनों मॉडल पढ़ेंगे, और उसके आगे हम पढ़ेंगे इररिलेवेंट जिसमें ये दोनों मॉडल पढ़ेंगे। ओके, हाँ जी, आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो बेसिक जो डिविडेंड थ्योरी का जो है और डिविडेंड पॉलिसी कैसे फ्रेम की जाती है तो उसके लिए कौन कौन सी अप्रोच है वो हमने इस क्लास के अंदर जो है वो कवर किया। आई होप लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आई है तो वो भी आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम उसको जो है आगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर जो है सोल्व आउट करेंगे। ओके जी सर, और अगर आप हमारा ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिया उसके ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। डेमो के लेक्चर ऑलरेडी हमने यूट्यूब पर बहुत सारे डाले हुए हैं, तो वहाँ पर जाके देख सकते हैं। उसी तरीके से आपको सारी वीडियो लेक्चर जो है हमारी एप्लीकेशन में देखने को मिलेगा। आपको घर पे बैठे बैठे सब कुछ आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ओके जी सर, चलो ये कीजिए, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।